वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करने चल रहे हैं? फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर, एलिमेंट्री चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों इस पर अगर देखा जाए तो नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है, जेई मेंस ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, एडवांस कभी पूछता है कभी नहीं, लेकिन जेई मेंस और नीट के लिहाज से तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इजी चैप्टर और आप कह सकते हो एक स्कोरिंग चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस। स्टार्ट करें? चल बच्चों, बहुत इजी चैप्टर भी है, छोटा चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आना ही आना है। स्टार्ट किया जाए। बच्चों ये जो सीरीज है इसको रिवीजन के पर्पज से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें किसी टॉपिक पर हम लोग बहुत ज्यादा ठहरते नहीं है, फास्ट चलते हैं। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने जो जो लेक्चर्स, जो जो चैप्टर्स का डाला हुआ है क्विक रिवीजन सीरीज में, वो आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स मूनशॉट चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ और उसमें आपको जो जो चैप्टर्स हैं वो सारे उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम जब भी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है यूनिट और एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg, तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है और किलोग्राम ये बता देता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये होगा n और ये हो जाता है u, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई। अब अंडरस्टूड है अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को या यूनिट को अगर हम बड़ा करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किलोग्राम की जगह पर क्विंटल को ले लें तो 100 किलोग्राम मिल करके 1 क्विंटल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.05 क्विंटल। और अगर हम किलोग्राम की जगह पे ग्राम को ले लें तो 1000 ग्राम मिल करके 1 किलोग्राम, इसलिए वो हो जाएगा 5000 ग्राम। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इनका आपसी रिलेशन इनवर्स का है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब बच्चों ऐसा कोई रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों जब हम किसी चीज को भी डिफाइन करते हैं, जैसे बहुत पहले लोग अपने हाथ की लंबाई से, जिसको बित्ता कहा जाता है, हाथ की लंबाई से किसी चीज को नापते हैं, लेकिन क्या सबके हाथ की लंबाई एक जैसी हो ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। तो अगर किसी चीज को नापा जाए तो हो सकता है उसमें अंतर आ जाए। बच्चों आपने किसी चीज को अपने हाथ से नापा और आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने नापा, हो सकता है दोनों के बीच में अंतर आ गया। तो उसी चीज को स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी जब साइंस को ये लगा कि चीजों को सिस्टमैटिक करना चाहिए तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक करना स्टार्ट किया गया। सबसे पुरानी सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों कौन सी आई थी? एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ने क्या किया, लेंथ को नापा फीट में, मास को नापा पाउंड्स में और टाइम को नापा किसमें? यस, सेकंड्स में। जैसे जैसे टाइम बीता लोगों को लगा कि भाई इससे बेहतर यूनिट हो सकती है, तो फिर आई कौन सी यूनिट? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ने तय किया कि हम डिस्टेंस को नापें सेंटीमीटर में, मास को नापें ग्राम में और टाइम को नापें किसमें? सेकंड में। यानी ध्यान दो, टाइम को किसी ने चेंज नहीं किया, ना जो एफपीएस ने किया था वही सीजीएस ने रखा। फिर जैसे जैसे टाइम बीता फिर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुई, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट आई। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट ने बच्चों क्या किया, लेंथ को नापना तय किया किसमें? किसमें? मीटर में। मास को किसमें? किलोग्राम में। टाइम को किसने? सेकंड में। यानी इंटरेस्टिंग बात आप ये देख रहे हो कि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने भले ही लेंथ और मास में चेंज हो रहा हो, लेकिन टाइम में किसी ने कोई चेंज नहीं किया। अगेन जैसे टाइम बीता साइंस में ये लगा कि नहीं भाई इससे बेहतर यूनिट भी हो सकती है, तो कौन सी यूनिट आई? आज के तारीख में कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट चलती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि एसआई सिस्टम ने क्या चेंज किया? एसआई सिस्टम ने मास को किस में रखा? अगेन किलोग्राम में। डिस्टेंस को किस में रखा? मीटर में। टाइम को किस में रखा? सेकंड्स में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई चेंज नहीं करना था, अगर एमकेएस वाली चीजों को ही हमें एसआई में भी रखना था, तो हमें एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इससे पहले, एसआई सिस्टम से पहले किसी सिस्टम ऑफ यूनिट ने मास, लेंथ और टाइम के अलावा किसी बारे में नहीं सोचा, यानी किसी और चौथे बारे में नहीं सोचा, किसी चौथी क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचा। बच्चों फॉर एग्जांपल अगर जिस कमरे में आप रह रहे हो उस कमरे का अगर आपको टेम्परेचर नापना है, तो क्या आपका काम मास यानी किलोग्राम, मीटर या सेकंड चलेगा? नहीं।
तो एसआई सिस्टम ने क्या किया, एसआई सिस्टम ने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की। एसआई सिस्टम ने मास, लेंथ और टाइम के अलावा भी सोचा, उसने डिफाइन किया टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, कितनी, 7। उसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिफाइन किया। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 5 हो गया। कौन सा 2 बचा, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिफाइन की। कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यानी एसआई सिस्टम ने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की। ठीक, यानी एसआई सिस्टम और इससे पहले वाली जो एमकेएस यूनिट है उसमें एक डिफरेंस है, उसने खाली इन 3 को सिस्टमैटिक करने की बात की। एसआई सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात की। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनकी भी कुछ कंडीशन है भाई। फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे बनेंगी या फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे हम डिफाइन करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों और उनके मदद से हम बाकी क्वांटिटीज को बना सकें। जैसे बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या लेंथ, टाइम और वेलोसिटी हम इसे फंडामेंटल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में एल और टी आएगा, एल टी माइनस वन, जो कि इसमें उसके पास कुछ अलग नहीं रह जाएगा, कुछ यूनिक नहीं रह जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का। फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों से क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फंडामेंटल क्वांटिटीज की 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नंबर 2, ऑल अदर क्वांटिटीज, जिनको आप कहते हो डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको आप इनका इस्तेमाल करके यानी फंडामेंटल का इस्तेमाल करके बना सको। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये 2 कंडीशंस हैं बच्चों, इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब बात आती है बच्चों डायमेंशंस। आखिरकार इसको जैसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे अगर फोर्स का डायमेंशन कहा जाए तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mlt माइनस 2। प्रेशर का अगर डायमेंशन कह दिया तो फोर्स बाय एरिया, तो जब इसको आप L2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या, ml माइनस 1 t माइनस 2। सिमिलरली बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए या एनर्जी का डायमेंशन पूछा जाए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस से आप वर्डन से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा वो, ml2 t माइनस 2। सिमिलरली अगर मोमेंटम का पूछा जाए, मोमेंटम को बच्चों पीछे दिखा देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mlt माइनस 1 एंड सो ऑन। बच्चों इस चैप्टर को अगर डिटेल में आपको जानना होगा तो ये फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसके स्टोर्स में आप जाना, तो डायमेंशंस, वेक्टर्स, उसमें कई चैप्टर्स हैं जिनका पूरा कंप्लीट पैकेज डाला गया है एक नॉमिनल कॉस्ट पे। इंटरनेट हैंडलिंग एक्सेट्रा बच्चों, उसमें कई तरह की कॉस्ट होती हैं। एक नॉमिनल कॉस्ट पे आप जब फिजिक्स मूनशॉट का ऐप देखोगे, उसमें स्टोर सेक्शन में जाना, तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, ये रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रिक्शन, इनके कई आपको पैकेजेस मिल जाएंगे एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसमें अगर किसी बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता फ्रिक्शन के बारे में या डायमेंशंस के बारे में, तो उसको पढ़ करके पूरा समझ सकता है, वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। उसमें पेपर भी है, उसमें प्रैक्टिस पेपर भी हैं, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उनका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, इन सभी को आप डिराइव्ड क्वांटिटीज ही बोलोगे, जिनका डायमेंशन आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में निकाल सकते हो। हम लोग उसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। डायमेंशंस के यूज क्या है। डायमेंशन का बच्चों पहला यूज क्या है कि आप किसी इक्वेशन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हो, आप उसकी होमोजेनिटी को चेक करते हो। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप 2 क्वांटिटीज को बच्चों ऐड करोगे तो उनकी यूनिट्स हैं या उनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम होने चाहिए। आप मास को मास के साथ ही ऐड कर सकते हो, आप 10 किलोग्राम में 3 ग्राम जोड़ सकते हो, 300 ग्राम जोड़ सकते हो, 3 क्विंटल जोड़ सकते हो, लेकिन आप 10 किलोग्राम में 5 मीटर नहीं जोड़ सकते। तो डायमेंशंस का पहला यूज क्या है कि डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी रिलेशन की जो होमोजेनिटी है, जो कॉन्टिन्यूटी है, उसे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा बच्चों एकदम जो हमारी बेसिक इक्वेशन है कि v = u + at, लीनियर मोशन की बिल्कुल बेसिक इक्वेशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। lt - 1 lt - 1 lt - 2 × 2 अगेन lt - 1,
तो ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, यानी डायमेंशन के पहले इस्तेमाल से हम क्या चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। अब जैसे ये इक्वेशन सही है, लेकिन बच्चों उसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर इसी में हम कहें v इक्वल टू यू प्लस 980, तो डायमेंशनली तो ये भी सही है, लेकिन ये इक्वेशन न्यूमेरिकली गलत है। तो बच्चों न्यूमेरिकली इक्वेशन सही है या गलत, ये जानने के लिए हमें फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स में बच्चों आपको करना ये चाहिए कि जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूलों का सेट है, वो आप जरूर याद रखो, एक एक फॉर्मूला। बच्चों उसके भी कुछ देखोगे तो कंसेप्ट थ्रू फॉर्मूले नाम से कुछ वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट पे भी मिलेंगे, उससे थ्रू आप काफ़ी अपने फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हो, बना सकते हो। यानी डायमेंशन के बच्चों पहले यूज में एक फ्लॉ निकल के आया, एक कमी निकल के आई, वो ये कि डायमेंशनली अगर इक्वेशन सही है तो वो न्यूमेरिकली सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बच्चों सर्कुलर मोशन में tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, तो ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन अगर हम tan थीटा की जगह cos थीटा लिख दें तो वो इक्वेशन भी सही हो जाएगी। लेकिन इसमें से न्यूमेरिकली सही कौन सी है, ये जानने के लिए आपको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये भी सही है डायमेंशनली, और अगर इसी में cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी कर दें तो भी सही है। यानी बच्चों एक फ्लॉ निकल के ये आया, एक कमी निकल के ये आई कि डायमेंशन के पहले यूज से हम उसका इक्वेशन की कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन न्यूमेरिकली सही है या गलत ये नहीं बता सकते। बच्चों डायमेंशन का दूसरा यूज क्या होता है, हम डायमेंशंस की हेल्प से दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है न्यूटन और डाइन्स के बीच का रिलेशन, बच्चों ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, सेकंड यूज किस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि डायमेंशन किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में क्वांटिटी का एक जैसा रहता है। इसका मतलब अगर हमें न्यूटन और डाइन्स के बीच का रिलेशन निकालना है तो mlt-2 ये दोनों का ही डायमेंशन होगा, दोनों मतलब चाहे वो SI सिस्टम हो चाहे वो CGS सिस्टम हो। अगर हमें SI और CGS के बीच का रिलेशन निकालना होगा तो हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। SI से CGS में मास को किलोग्राम से ग्राम यानी 10 की पावर 3, लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर यानी 10 की पावर 2, इसका मतलब बच्चों ये आया 10 की पावर 5, इसका मतलब 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स। ये है डायमेंशंस का दूसरा यूज, यानी जिसमें हम किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फोर्स का रिलेशन एस्टेब्लिश किया SI और CGS सिस्टम के बीच में। डायमेंशन का बच्चों तीसरा यूज क्या है, हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम में हमें ये पता है कि वो इस लेंथ पर, मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड करती है, तो हम उसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड मास ऑफ ब्लॉक एंड स्प्रिंग पर डिपेंड करता है कांस्टेंट पर, तो हम उसके टाइम पीरियड को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एक समस्या है, वहाँ भी एक दिक्कत है, वो क्या है, हमें ये पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई रूट क्या होता है बोलो, L बाय G। तो हम L और G का रिलेशन तो बच्चों निकाल सकते हैं, लेकिन ये 2 पाई हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब डायमेंशन के जो तीसरा यूज है उससे हमें उन क्वांटिटीज का रिलेशन तो मिल जाएगा जिनका डायमेंशन होता है, लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं उनका डायमेंशन, उनको उन वैल्यूज को हम नहीं ढूंढ पाएंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², उसमें mv² तो मिल जाएगा, लेकिन ये हाफ वाला टर्म नहीं मिलेगा। तो ये है डायमेंशन के बच्चों 3 यूजेस और उनका जो कमी है, जो फ्लॉ है वो। अब इसके कुछ और कंसेप्ट्स बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी में हाइट लेंथ बाई लेंथ है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एटसेट्रा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। पहली बात, जो उनमें एंगल्स यूज होते हैं बच्चों वो भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो दोनों मतलब सेम, यानी वो डायमेंशनलेस होता है। इसी तरह से बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल आ रहा है तो आप ये समझ जाओ जैसे log kx का आ गया, तो इसका मतलब log खुद डायमेंशनलेस है और जो kx है वो भी डायमेंशनलेस है, तो k का डायमेंशन l-1 होगा। e की पावर kx का आ गया तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल खुद डायमेंशनलेस है
तो जो kx है वो भी डायमेंशनलेस है, यानी k का डायमेंशन l-1 होगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट क्या निकला कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, जो लॉग फंक्शंस हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट्स जिनका की डायमेंशन होता है, यानी व्हाट आर डायमेंशनल कांस्टेंट, बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट्स जिनका की डायमेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, स्मॉल h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल R दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट भी कह सकते हो आप उसको, और P = nRT यानी जो गैस कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशन होता है, यानी व्हाट आर डायमेंशनल कांस्टेंट, दोज डायमेंशंस व्हिच आर हैविंग डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल कैपिटल G प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल R दैट इज गैस कांस्टेंट और रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात करें तो ऐसे कांस्टेंट जिनका की कोई डायमेंशन नहीं होता, पूरा नंबर सिस्टम ये कांस्टेंट्स हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब बात की जाए जैसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट दैट इज 1 कैलोरी = 4.2 जूल, बच्चों ये भी जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आया, ये भी एक डायमेंशनल क्या है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट यानी जो कांस्टेंट्स हैं उनका डायमेंशन हो। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशन ना हो। अब इसी का उल्टा, वो जो डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज करती है, वो वेरिएबल्स जिनका डायमेंशन हो, बहुत सारे हैं, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब वो क्वांटिटीज हैं जिनका की डायमेंशन होता है और वो वेरिएबल है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। अब नॉन डायमेंशनल वेरिएबल यानी ऐसे वेरिएबल जिनका की कोई डायमेंशन ही नहीं है, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, तो ये कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कि जिनका की कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन वो वेरिएबल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो जो कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका की डायमेंशन तो एक जैसा है लेकिन इनफैक्ट वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे वर्क एंड टॉर्क, दोनों के डायमेंशन सेम है लेकिन वर्क इज ए स्केलर एंड टॉर्क इज ए वेक्टर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डिफरेंस, दोनों के डायमेंशन एल है लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कई ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो लेकिन इन एक्चुअल वो बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिनका की कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। फॉर एग्जांपल रेडियन, स्टेरेडियन, बच्चों ये उनकी यूनिट है लेकिन उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है जिसका कि डायमेंशन हो और उसके पास यूनिट ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने शॉर्ट में, फास्ट में, क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज किया। ये चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट है इन द सेंस एक क्वेश्चन उससे पक्का आना है। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही अभी पूरी फिजिक्स के चैप्टर जाएंगे क्विक रिवीजन सीरीज में, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो। बच्चों टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ के रखो क्योंकि उस पर क्वेश्चंस जाते रहते हैं। जो ऐप है बच्चों उसको डाउनलोड कर लो और उसमें जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए उसके क्वेश्चंस, उसके फ्री टेस्ट में जा करके उसमें क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो अच्छा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।